हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था ग्राफ को देख करके ये डिसाइड करना कि पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं। ध्यान आ रहा है कुछ? हमने बात की थी कि ग्राफ एक्स एक्सिस से जितनी बार भी मिलेगा उतने ही जीरो होंगे। जैसे अगर इस ग्राफ को देखें, ग्राफ एक्स एक्सिस से जितनी बार मिलेगा पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होंगे। वैसे ग्राफिकली भी देखें तो जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस से मिलेगा तभी y की वैल्यू जीरो होगी, है ना। जैसे इस ग्राफ में y की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, और कहीं पे जीरो हो सकती है क्या? इस पॉइंट के अलावा y की वैल्यू या तो x जीरो से कम हो रही है, नेगेटिव हो रही है, या फिर जीरो से ज्यादा हो रही है। यह ग्राफिकल मीनिंग हम लोग यही समझे थे ग्राफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किताब में जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, ग्राफ के ऊपर नंबर ऑफ जीरोस डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ। तो ये एक क्वेश्चन ये एग्जाम्पल का है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी देखेंगे। यही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। बाकी की चीज़ें तो होती रहेंगी, बाकी की चीज़ें आसान है। अगर ये समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1.1 है यह। लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9, यही फिगर 2.9 है गिवन बिलो। ईच इज ए ग्राफ ऑफ y इजकल टू पी एक्स। वाई इजकल टू पी एक्स हमेशा ऐसा ही ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ही क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको इसी तरह से लिखते हैं हम लोग। वेयर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। ठीक है, एक एक करके इसके सॉल्यूशन देखते हैं। पहला ग्राफ जो हमारे पास यह है ए, फर्स्ट ग्राफ। पी एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का है। एक्स एक्सिस से कितनी बार मिल रहा है? एक ही बार मिल रहा है एक्स एक्सिस से यहां पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक होगा। सिर्फ एक जीरो होगा इस ग्राफ का, 1। कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम कुछ ग्राफ को देखना, एक बार में आंसर लिख देना है, कुछ नहीं सोचना है इसमें। एक्स एक्सिस से कितनी बार मिला? एक बार मिला, एक जीरो, खत्म कहानी। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा ग्राफ है यह? इसका नाम में पता रखना है हमें, यह नाम हमें जानना है। इस तरह का जो भी ग्राफ आता है कहां से आता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैराबोला। यह नाम याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, पैराबोला। और ये कहां से आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ये दोनों चीजें याद रखनी है, इसलिए मैं साथ में साथ लिखते जाता हूं। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ग्राफ इसी तरह का बनेगा। यह थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, लेकिन ग्राफ इसी तरह का होगा। यू थोड़ा सा फैला हुआ यू, यह सीधा भी हो सकता है, इस तरह का यू भी हो सकता है, सीधा यूं, और ये उल्टा जैसे दिया हुआ है ऐसा भी हो सकता है। हर हालत में ये पैराबोला ही होगा। और इस केस में इसके कितने जीरो होंगे? एक्स एक्सिस से यहां एक बार मिल रहा है, यहां एक बार और मिल रहा है, तो कितने हो गए? 2 जीरोस हो गए इसके। आसान है, नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ को देख के बताना तो बहुत ही आसान है। अब यह नहीं कि क्वाड्रेटिक होगा तो हमेशा 2 जीरो होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर पैराबोला कुछ इस तरह का बनता तो एक भी जीरो नहीं होता, सेम क्वाड्रेटिक हो जाता, सेम पॉलिनोमियल, मिलता जुलता सा पॉलिनोमियल होगा, ग्राफ थोड़ा सा नीचे बन जाएगा तो नंबर ऑफ जीरोस खत्म हो जाएंगे, एक भी जीरो नहीं होगा। तो ध्यान से देखना है, एक्स एक्सिस से कितनी जगह मिल रहा है? 2 जगह मिल रहा है, 2 जीरो। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नजर आ रहा है ग्राफ? अब दिख रहा है? यह ग्राफ ऐसा कब बनता है? इस तरह का ग्राफ, ए ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। किस तरह के पॉलिनोमियल का ग्राफ है यह? हमने बात की थी क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह का ग्राफ बनाता है। एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, मतलब 2 बार टर्न हो गया है यह ग्राफ। 2 बार टर्न कब होता है? जब क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। इसका कोई नाम नहीं पढ़े हम लोग, इसका कोई नाम होता भी नहीं है। इसके नंबर ऑफ जीरोस
1, 2 और 3 जीरोस हैं इसके। आसान है। चौथे पे आ जाए। चौथा सबसे आसान है, तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी है ना, यह स्ट्रेट लाइन। ये कैसे आता है? लीनियर पॉलिनोमियल से आता है। इसके कितने जीरोस होंगे? 1। इसको काउंट नहीं करना है, ये जीरो नहीं है, ये वाई एक्सिस से मीट हो रहा है। ये पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस से मीटिंग पॉइंट है, वाई से नहीं मिलाना है हमें, एक्स से मिलाना है, एक्स से यहीं पे मिल रहा है, तो इसके 1 जीरो है। लीनियर पॉलिनोमियल का 1 जीरो हो सकता है मैक्सिमम, या नहीं भी हो सकता है। जीरो कब नहीं होगा एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिनोमियल का? याद आ रहा है? अगर स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह की बन जाए, यूं पैरेलल लाइन से, तब कभी नहीं मिलेंगी, कोई जीरो नहीं होगा। इसके अलावा हर हाल में इसका जीरो होगा ही होगा। अगर परपेंडिकुलर लाइन बनेगी तब भी तो 1 जीरो होगा ना, एकदम परपेंडिकुलर लाइन बन गई तब भी तो यहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ये जीरो एक है। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना है हमें ग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 5वां क्वेश्चन। यह किस तरह का ग्राफ है? अभी हमने बात की थी, ये किस तरह का ग्राफ है? यह पैराबोला है। सेकेंड क्वेश्चन में पैराबोला उल्टा था, सेकेंड क्वेश्चन में पैराबोला उल्टा था, अभी सीधा इस तरह का हो गया है। पैराबोला दोनों तरह का हो सकता है। कैसे मिलता है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और इसके कितने जीरोस हैं? 1 ही जीरो है। इसके 2 जीरो हो सकते थे, लेकिन इस पैराबोला के 1 ही जीरो है। नंबर ऑफ जीरोस 1। ठीक है, तो देखो अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा सीन आ गया है। हमने यहां पे बोला 1 जीरो है और इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला था, है ना। ये लीनियर पॉलिनोमियल था और इसका 1 जीरो था। एक्स्ट्रा चीजें मैं मिटा देता हूं अब। हाँ, ये लीनियर पॉलिनोमियल में 1 जीरो था, और यहां पैराबोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें भी 1 ही जीरो है। ऐसा हो सकता है, अभी हमारे सामने हो चुका है ऐसा भी होता है। ठीक है ना। तो ग्राफ देख करके डिसाइड करना है, यह नहीं कि बस पैराबोला है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरो होगा, ऐसा बिना सोचे समझे नहीं मार देना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन का ग्राफ तो बड़ा ही अजीब सा है। अब दिख रहा है ना, ये ग्राफ पहले यहां से एक बार टर्न हुआ, फिर दोबारा टर्न हुआ, फिर तीसरी बार टर्न हो गया। हाँ, ऐसा भी होता है। पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह का भी बन सकता है। हमने क्या बात की थी कि डिग्री जितनी होगी उतने जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी, जीरो इसी तरह से होंगे। अगर एक और जीरो अगर हमें चाहिएगा तो इस तरह से एक और लूप बनेगा। जैसे जैसे डिग्री बढ़ाते जाएंगे इस तरह का ग्राफ बनता चला जाएगा। बहुत अलग अलग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड से ग्राफ बन सकते हैं। तो इसके कितने जीरो होंगे? 1, 2, 3, 4 जीरो। 4 जीरो को देख करके क्या लगता है ये कौन सा डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए? पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होनी चाहिए, है ना। इससे ज्यादा हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ सिलेबस में भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। The graphs y is equal to px are given in figure 2.10. Same question for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। खैर, क्वेश्चन कहीं का भी हो, हमें सॉल्व कर देना है। तो देखो, पहला जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन बनी है, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। ये कभी मिलेगी एक्स एक्सिस से? नहीं मिलेगी ना, कभी नहीं मिलेगी ये लाइन एक्स एक्सिस से। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 0।
इसका कोई जीरो नहीं होगा, नहीं होगा ना। देखो यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर मान लो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाता, ऐसे हल्की सी टेढ़ी लाइन है यूं, जो ग्राफ पेपर में तो नहीं मिल रही है लेकिन कहीं जाके तो मिलेगी ना। इधर अगर लेफ्ट साइड में दोनों को खींचते जाए कहीं ना कहीं मिल जाएगी ना, इस तरह से अगर दोनों को खींच दिया जाए, क्या ना, स्क्रीन पे भी नहीं मिल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो इस केस में भी एक जीरो हम लोग कहेंगे, है ना। ग्राफ पेपर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मिलेगा तो एक जीरो। लेकिन अभी हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसको मिलने का कोई संभावना नहीं है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, नंबर ऑफ जीरोस जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बात किया था इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है, और आ गया अभी। दूसरा क्वेश्चन का जो ग्राफ है ये, ऐसा ग्राफ हमने अब तक देखा नहीं है। खैर सॉल्व करने के लिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए नंबर ऑफ जीरोस, और नंबर ऑफ जीरो तो साफ साफ दिख रहा है, एक ही जीरो है यहाँ पे, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ही जीरो है ना। नंबर ऑफ जीरोस एक जीरो। अब अगर बात करें पॉलिनोमियल किस तरह का है, एक टर्निंग पॉइंट है और यह दूसरा टर्निंग पॉइंट है। मतलब अगर सिर्फ ये नीचे जाता चला जाता, यहां से अगर सिर्फ ये नीचे चला जाता तो क्वाड्रेटिक हो जाता, लेकिन यहां से घूम गया है और एक ही बार घुमा है, तो इसलिए यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल की यह खासियत होती है, ये एक बार नीचे से स्टार्ट होगा और दूसरा एंड ऊपर जाएगा, मतलब दोनों एंड दो तरफ जाएंगे इसके। अगर इधर से स्टार्ट ऊपर से यूं स्टार्ट होगा तो ये यूं नीचे की तरफ जाएगा। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ कवर करने की कोशिश करता है। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाए। दूसरा तो आसान था, समझ में आ गया है, नजर आ रहा है, अभी अच्छे से दिख रहा है। यह जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, ये ऊपर गया है, फिर नीचे आया है और फिर से ऊपर गया है। नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो बहुत ही आराम से मिल जाएगा हमें, 1 2 और 3 जीरो। फिर से यह क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, 3 जीरो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। दोनों ग्राफ में अब देखो डिफरेंस क्या है, दोनों ग्राफ में डिफरेंस यही है कि यह वाला जो था पार्ट थोड़ा सा ऊपर चला गया है, या ये अगर नीचे ही रह जाता तो दिख रहा है क्यूबिक किस तरह का हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमने देखा ही था, वो किस तरह का था, एक्स क्यूब वाला ग्राफ किस तरह का था याद है, सीधा यूं आया था और ये जीरो से मिलकर ये वापस ऊपर चला गया था, एक ही बार टर्न हुआ था ये। सारे तरह के पॉलिनोमियल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल को देख लो, क्यूबिक में ही कंफ्यूज होने की संभावना रहती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला, ये दोनों तो बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन क्या है ये, देख के एक बार में नाम बताओ, क्या है ये, पैराबोला। छोटा बना दिया तो इससे क्या हुआ, पैराबोला ही रहेगा, ये बड़ा हो या छोटा हो है तो वो पैराबोला ही। पैराबोला है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके जीरोस 1 और 2 जीरो। आसान है ये तो, बहुत ही आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। अब यह देखो पांचवा क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। जीरो के लिए तो बस इतना ही काउंट कर देना, 1 2 3 4, कुछ सोचना नहीं है, काउंट कर दो सीधा सीधा 4 जीरो। मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 4 ही रही होगी या 4 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। इसके बारे में ज्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन ये देखो, ये क्यूबिक अगर क्यूबिक होता तो ये देखो, ये दोनों नीचे नहीं हो सकता था। क्यूबिक होता तो दोनों को अलग अलग दिशा में जाना चाहिए था, यह नीचे की तरफ जा रहा है, यह भी नीचे की तरफ जा रहा है। क्यूबिक में ऐसा नहीं होता है, ऐसा डिग्री 4 में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो सकता है, हो सकता है।
से पैराबोला है ये दोनों एक ही तरफ जाएगा, हर हाल में दोनों एक ही तरफ जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। पैराबोला का ये यू एक ही बनेगा, दोनों लाइन एक ही तरफ जाएंगे, या तो दोनों ऊपर जाएंगे या दोनों नीचे जाएंगे इस तरह से। क्यूबिक में दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे, और डिग्री 4 में तो कुछ भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, छठा क्वेश्चन, इसके जीरोस कितने हैं? 1 2 3 जीरो है ना। इसके जीरोस 3 है, और ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है, इसलिए इसकी डिग्री की हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग जीरो काउंट कर सकते हैं, 1 2 और 3 जीरो। ओके, आगे चले, नया टॉपिक स्टार्ट करना है अब हमें। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके 3 कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 6 है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यह एक्स का कोफिशिएंट है, और यह कांस्टेंट टर्म है। याद आ रहा है सब कुछ टर्म? कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? नंबर जो आएंगे 2 -8 और 6। 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, -8 एक्स का कोफिशिएंट है, और 6 कांस्टेंट है। 3 कोफिशिएंट है इसमें। और जीरोस, इसके जीरो हम लोग निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दिख रहा है ये तो हमें। इसके 2 जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम, या कम भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके या तो 2 जीरो हो सकते हैं, या उससे कम भी हो सकते हैं। इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन जीरोस निकलेंगे कैसे? खैर, जीरो कैसे निकलेंगे उसकी बात करते हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूं मैं। स्टैंडर्ड 9th में इसको फैक्टराइज करना हमने सीखा था, याद आ रहा है कुछ? हमने क्या बात की थी 9th में था, याद करो, फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। यह बीच वाला टर्म जो है इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ए और बी, है ना। और ये ए और बी जो है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? पहला और तीसरा कोफिशिएंट का मल्टीपल। मतलब ए गुना बी जो होगा, यह 6 गुना 2 12 होना चाहिए। तीसरा और पहला, है ना, इसको ए, अच्छा तीनों को अगर नाम दे दें हम लोग, ए बी सी जो पढ़े थे पहले भी, इसको हम लोग ए बोलते हैं, ए इजिकल टू 2, बी इजिकल टू -8 और सी इजिकल टू 6। ये 3 कोफिशिएंट है, और इसके रूट्स मान लो, अगर 2 रूट्स हैं, x1 और x2 मान लो इसके रूट्स हैं, तो हम लोग क्या कहते थे? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -8 चाहिए हमें, और x1 इंटू x2, यह कितना चाहिए हमें? 6 गुना 2 12। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये 8 को किसी 2 भाग में ऐसे बांटना है कि 6 गुना 2 12 हो जाए। तो मतलब x1 इज इक्वल टू -6 और x2 इज इक्वल टू -2 अगर लेंगे तो हो जाएगा काम हमारा ना, हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आया? x1 इज इक्वल टू -2 और x2 इज इक्वल टू -6। इसके ऊपर हम लोग अब ब्रेक करते हैं इस पॉलिनोमियल को। क्या आएगा? 2x2 -2x -6x प्लस 6। अब कॉमन ले लो, 2x यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x -1। यहां से 6 कॉमन लेंगे, यहां पे क्या बचेगा? x -1। क्या आएगा? 2x -6
x माइनस 1, इसमें से फिर 2 कॉमन निकल जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास दो जीरोस हुए, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। फैक्टराइज करने का प्रोसेस समझ में आया? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे ये बीच वाला नंबर जो है -8, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट जो आएगा वो 6 गुना 2 12 आना चाहिए, c इंटू ए आना चाहिए, और जो सम है वह ये आएगा -8, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और लेंगे तो समझ में आएगा। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को पूरा मैं मिटा देता हूं। अब हमें रूट्स तो मिल ही गए हैं। अब एक बार चेक कर लो इससे 0 होता है या नहीं होता है। x की वैल्यू अगर 3 डाली तो ये 0 होगा। 2 इंटू 3 स्क्वायर -8 इंटू 3 प्लस 6 हो गया क्या? 9 2 जा 18 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आ गया 0। चलो 3 के लिए तो आ गया। 1 के लिए अगर करें तो उसको भी चेक कर लो, है ना। बिना चेक के नहीं मानेंगे हम लोग। 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, ये क्या होगा? 2 माइनस 8 प्लस 6, ये फिर से 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 आ रहा है हमारा 3। पॉलिनोमियल हमारा क्या हुआ था? px इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, इसके दो 0 है। अगर फैक्टराइज हमने कर दिया, अगर हम लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, तब सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। यहां तक अगर पहुंच गए हैं तब तो कुछ बचा ही नहीं। यहां से देखो ना, सीधा सीधा x की वैल्यू अगर 3 डालेंगे, 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 यह 0 हो जाएगा और सब कुछ 0 हो जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पे भी डाल के देख लिया। यहाँ भी दिख रहा था, यहाँ से एक बार में दिख जाता, और यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ रहा है। खैर, हमारी बात अभी यही थी कि पहले हमें जीरोस मिल जाए। तो हमें दो 0 मिल गए। दोनों 0 को हम लोग बोलते हैं अल्फा और बीटा, है ना। जो x1 और x2 मैंने लिखा है, आगे चल के हम लोग इसको अल्फा और बीटा बोलेंगे। नाम अभी से याद कर लो, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अगर सम ऑफ रूट्स हम लोग निकालें तो क्या आएगा? 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये किसके बराबर है? -8, इसका भी माइनस, डिवाइड बाय 2, मतलब ये -8 जो है इसका नेगेटिव, -8 का नेगेटिव और डिवाइड बाय 2, ये क्या है हमारा? -b/a आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट जो है, यह -b/a आ रहा है। हमने चेक किया, अभी आ रहा है। मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं, वैसा ऐसा कैलकुलेट किया और वैसा ही ऐसा ही निकल गया। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकाले तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ये किसके बराबर होता है? 6 डिवाइड बाय 2 के बराबर है, मतलब c/a के बराबर है। आ रहा है ना। मतलब हम लोग अगर सम ऑफ रूट्स, अगर हम लोग रूट निकाल लें, अल्फा और बीटा अगर रूट हम लोग निकाल लें, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आ गया, और अल्फा बीटा जो आया है c/a आया। एक रिलेशन मिल रहा है हमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। जीरो किसको बोलते हैं हमें समझ में आ रहा है। सब कुछ एकदम दिमाग में सेट कर लो। एक टर्म है यहाँ पे जीरोस और एक है कोफिशिएंट्स। जीरो कौन सा है, कोफिशिएंट कौन सा है? अल्फा और बीटा हमारा जीरोस होता है, कोफिशिएंट ए बी और सी होता है। और ये पूरी कहानी करने के बाद हमें क्या मिला है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a। ठीक है, ठीक है।
दोनों में कुछ तो रिलेशन बना है। खैर, अब सवाल यह है, ये इसी पॉलिनोमियल के लिए आया है या हर एक पॉलिनोमियल में ऐसा होगा? क्या लगता है? मैं पढ़ा रहा हूं तो सब में होता ही होगा ना, नहीं होता तो मैं क्यों पढ़ाता? देखो बहुत अच्छे से समझ लो इन चीजों को। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आएगा, पूरा का पूरा चैप्टर इसी सब के ऊपर बेस्ड है और एकदम भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, पॉलिनोमियल से। अलजेब्रा है ये, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे इससे। इसको समझना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन लोग की इस साल पढ़ाई नहीं हुई है वो अभी से स्टार्ट करो वीडियोस को देखना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, बाकी दूसरे किसी भी किताब से उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ भी बाहर नहीं बचेगा। और यह जो है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि इससे कम से कम भी तो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 5 मार्क्स। अगर डाउट है, अगर समझ में नहीं आया है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मेरे साथ देखते चलो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, सारे क्वेश्चंस इसके बनेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? इसको इग्नोर करने का या कम ध्यान देने का कोई सवाल नहीं उठता है, इसको देखना ही देखना है, हर हाल में देखना है। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे मुझे ज्वाइन हो जाओ पेज से। वीडियोस पे रोज पोस्ट करूंगा, रोज देखते रहो, बहुत अच्छी तैयारी होगी मैथ्स की, सारा मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा। चलो टॉपिक पे आते हैं वापस। हमने बात की कि इस पॉलिनोमियल के लिए हमने इतनी कहानी कर दी है, लेकिन क्या ये सभी पॉलिनोमियल के लिए होगा या सिर्फ इसी पॉलिनोमियल के लिए होगा? किताब में लिखा है इसलिए भी होगा, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे एक बार, एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं इसको। एक और पॉलिनोमियल है यहाँ पे 3x² + 5x - 2। हमें क्या करना है, पहले इसके जीरोस क्या क्या होंगे? जीरोस को हम लोग अल्फा और बीटा मान लेते हैं, और यहां पे a क्या है? 3 है, b क्या है? 5 है, और c क्या है? c यहां पे नेगेटिव है -2। ठीक है, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या चाहिए? हमें 5 को ब्रेक करना है कुछ इस तरह से कि प्रोडक्ट इसका हमें मिल जाए 3 × 2, है ना? तो 3 और 2 लेने से काम बन जाएगा, दिख ही रहा है, 3 और 2 लेने से काम बन जाएगा। तो अब चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। 3x² + 3x + 2x - 2 होगा ना? इससे 3x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x + 1 और इधर क्या बचेगा? यहां से +2x अगर कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? x - 1। अब कहां जाएंगे? यहां पे x - 1 आ गया, यहां x + 1 आ गया। क्या करेंगे अब? हमने गलत कर दिया है। क्या गलत किया समझ में आ रहा है? क्या गलती हुई है यहां पे? हमें सम चाहिए था +5, है ना? और हमने क्या ले लिया है सम को? साइन मिस हो रहा है। प्रोडक्ट हमें चाहिए था 3 × 2 6 नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था 3 × -2 = -6 चाहिए था हमें प्रोडक्ट, लेकिन हमने ले गया +2, इसलिए गलत हो गया, है ना? तो यह गलत किया। फिर से स्टार्ट करो। देखो इस तरह की गलतियां नहीं करना एग्जाम में, इस तरह की गलती अगर एग्जाम में करोगे, दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था। यहाँ पे एग्जाम में अगर इस तरह की गलती होगी तो टेंशन हो जाएगा, गलत आ जाएगा।
देखो हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका नेगेटिव चाहिए -5 चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा जो चाहिए वो क्या चाहिए, इस दोनों का प्रोडक्ट चाहिए 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6 चाहिए। ऐसा कब होगा, जब हम लोग 6 और -6 और 1 लेंगे तब आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -6 + 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा तब, -6 इंटू 1 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। तो हमें -5 और हमें -6 और 1 लेना है। ये माइनस को भूल गए थे, पहले माइनस मिस किया था, समझ में आ रहा है। हमें चाहिए -6 और 1। अब बनाओ, अब कैसे क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, 3x² + 6x - x - 2। अब देखो यहां से 3x कॉमन लिया, बचेगा यहां पर हमारे पास x + 2, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो बच जाएगा x + 2। तो क्या आया हमारे पास, 3x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x + 2 है। तो x अल्फा और बीटा क्या है हमारे, जीरोस क्या है हमारे, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 और बीटा इज इक्वल टू -2 आ रहा है। अगर 3x - 1 इक्वल टू 0 किया 3 अल्फा, तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/3, और वहीं बीटा ये वाला लेते हैं, बीटा + 2 इज इक्वल टू 0 किया तो बीटा इज इक्वल टू आ गया -2। अल्फा और बीटा हमारा मिल गया है। अल्फा बीटा जब मिल गया है तब फिर से चेक करो, हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा यह -b/a होना चाहिए। आ रहा है क्या, -5/3 आ रहा है चेक करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3 - 2, एलसीएम ले लो, 1 - 6/3 इज इक्वल टू -5/3। आ गया, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो हमें क्या चाहिए था, c/a, जो कितना होगा, -2/3, तो है ही है, तो -1/3 इंटू -2 बिल्कुल है यह। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में देखा कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम लोग लेते हैं, अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स हमारा होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा होता है c/a, जो कि सही है, सही आ रहा है ना ये। तो अब हम लोग जनरल पॉलिनोमियल के लिए इसी चीज को देखते हैं। जनरल केस, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, यह कोई पॉलिनोमियल है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इसको k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, कुछ इसी तरह का आएगा फैक्टराइजेशन। किसी भी पॉलिनोमियल को जब फैक्टराइज करेंगे इसी तरह का आएगा ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करो, एक्सपैंड करते हैं इसको, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आएगा, x इंटू x² माइनस अल्फा इंटू एक्स और माइनस बीटा इंटू एक्स, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। यही आएगा ना। देखो हमने क्या किया, यहां पे ध्यान से समझना, थोड़ी सी समझने की चीज है। यहां पे एक जनरल पॉलिनोमियल था ax² + bx + c, हमने मान लिया इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है ना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों हमारे पास रूट्स हैं इसके। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दी यहां से,
तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों को कंपेयर करना है हमें, इसको और इसको कंपेयर कर देना है। क्या आना चाहिए हमारे पास, क्या मिलना चाहिए? अब इसको कंपेयर करेंगे हमें, तो हमें क्या मिलना चाहिए? यह k जब भी होगा यह a के बराबर होगा, अगर नहीं होगा तब फिर एक्स स्क्वायर का टर्म मैच हो ही नहीं पाएगा। तो k जो आएगा हमारा वह एक्स स्क्वायर के a के बराबर आएगा। और यहाँ पे जो है b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस k इंटू एल्फा प्लस बीटा आएगी। और ठीक उसी तरह से c की बात करें तो c की वैल्यू क्या आएगी, k इंटू एल्फा इंटू बीटा। तो यहां से अगर सम ऑफ द रूट्स हमें निकालना हो इस इक्वेशन से, एल्फा प्लस बीटा अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय के। और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू a है, तो हम लोग यहां पर अब इसको a लिख देंगे, क्योंकि k क्या है पता ही नहीं है ना किसी को, हम पता तो a है, माइनस बी बाई ए। और ठीक उसी तरह से सी एल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो क्या आएगा, c डिवाइड बाई के, और k की वैल्यू a है तो c डिवाइड बाई a। ठीक है, तो हमने जनरली देखा एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। समझ में आ रही है बात? यह हर केस में होगा, इससे बच के कहीं नहीं जा सकते। इस वीडियो में इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।